सभी स्टूडेंट देख रहे हैं, इस एक मंथ में क्या पढ़ा जाए और ताकि एक अच्छा स्कोर मैथ में कर सके। बिहार बोर्ड में देखा जाए तो अगर क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं तो उससे भी एक अच्छा स्कोर हो जाएगा। नॉर्मल स्टूडेंट अभी भी चाह रहे हैं कि ये एक मंथ के अंदर कर दे, तो उन्हें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना पड़ेगा। जनवरी के बाद जब एग्जाम का 1 महीने हो गया तब कोचिंग जाना बंद कर सिर्फ इस तरीके, क्योंकि अब ज़्यादा पढ़िएगा, जो पढ़ चुके हैं उसी को अपना स्ट्रॉन्ग करिए। नमस्कार, स्वागत है आपका विशाल मैथ क्लासेज में। आज हमारे साथ आपके बीच दो टॉपर्स जुड़े हुए हैं। एक तरफ है मेरे साथ रमन जी और एक तरफ है मेरे साथ सुधांशु जी। ठीक है, आज इनसे हम जानेंगे कि बिहार बोर्ड की तैयारी बीते इस एक मंथ में कैसे करें ताकि आप भी एक अच्छे मार्क्स से पास हो सकें। ठीक है, तो रमन जी सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रमन कुमार है, मेरा घर मुजफ्फरपुर ज़िले में है और मैं अपने 10th की पढ़ाई मुजफ्फरपुर ज़िले से ही बिहार बोर्ड से किया हूँ। और मैंने 2023 एग्जामिनेशन में बिहार बोर्ड से 475 अंक प्राप्त किए हैं। 475 अंक, मतलब आप बिहार में कितना स्थान? तो आप बिहार में मेरा टॉप 10 से बाहर है, 11th स्थान। हाँ, अच्छी बात है, धन्यवाद इसके लिए आपको। सुधांशु जी आप अपना परिचय दीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम सुधांशु कुमार है, मैं बेगूसराय का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी 10वीं की कक्षा की पढ़ाई अपने ही स्थानीय कोचिंग से किया, जिसमें मुझे 2023 के एग्जामिनेशन में 481 अंक प्राप्त हुआ है, जो कि मुझे बिहार में 5वां स्थान प्राप्त कराता है। चलिए, इसके लिए आपको धन्यवाद। चलिए, हम इन दोनों से बात करते हैं और कुछ खास जानकारी लेते हैं कि अगर इस एक मंथ में तैयारी करें कैसे स्टडी किया जाए, टाइम मैनेजमेंट कैसे हो, इससे रिलेटेड कुछ बातें देखते हैं ताकि आप भी एक अच्छे अंक से प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले आप दोनों से मेरा ये सवाल है कि इस बीते एक मंथ में क्या पढ़े और क्या ना पढ़े जिससे एक अच्छे दिशा में तैयारी हो सके। तो सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूँगा कि इस बीते मंथ में क्या पढ़े एक और क्या ना पढ़े, मतलब सभी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पहले तो ये बताइए कि आप मैथ में आपको कितना स्कोर आया हुआ है? हमें तो मैथ में पूरे 100% मार्क्स है। अन्य विषयों में थोड़ा? अन्य विषयों में साइंस में 98% और सोशल साइंस में 94 और हिंदी में 94 और फिर संस्कृत में 95 मार्क्स। चलिए, आपका क्या आया हुआ था? मेरा मैथमेटिक्स में 100, हिंदी में 93, संस्कृत में 91, सोशल साइंस में 96 और साइंस में 95। अब दोनों आदमी थोड़ा अपना अपना रोल नंबर रोल कोड बता दें चाहे, ताकि देखने वालों को संतुष्टि भी हो जाए। मेरा रोल नंबर 23,331 और रोल कोड 51,068। आपका? जी, मेरा रोल कोड 26,075 है और रोल नंबर 23,416। चलिए, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप बोल रहे हैं दोनों आदमी कि मैथ में 100 में 100 है, तो मैथ से ही शुरू करते हैं कि मैथ की तैयारी आपने कैसे की ताकि 100 में 100 लाना अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। 90+ स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, अगर अच्छे से आप तैयारी करते हैं, लेकिन 100 में 100 लाना एक बड़ी बात होती है। चलिए, तो आप मैथ की तैयारी किस दिशा में की थी कि ताकि आपने 100 में 100 लिया है? वो तो मेरा सबसे तो फेवरेट ही सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था, इसलिए बचपन से उस पर ज़्यादा रुचि थी। तो 10th में भी आने पर मैं पहले से ही मतलब स्टार्टिंग से ही उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा था कि स्कोर करना है 100% मैथ्स के लिए। तो उसके लिए कोचिंग से सलाह लिया था और कोचिंग के टीचर लोग भी ने उस तरह से गाइड किया। और लास्ट में आने के बाद फिर वो जो था ना, मतलब रिवीजन पे रिवीजन, मतलब हर एक दिन मैथ्स का रिवीजन चलता था। चलिए, मतलब इनका कहना ये है कि मैथ की तैयारी के लिए आपका बचपन से ही रुचि होना चाहिए। ठीक है, मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट मैथ ही है और मैथ में रुचि बिल्कुल होना ही चाहिए, तभी आप एक अच्छे स्कोर कर सकते हैं। अगर नॉर्मल स्टूडेंट भी हो तो इनसे जानेंगे कि क्या पढ़े, कैसे इस एक मंथ में तैयारी करें ताकि अगर ये 100 ला रहे हैं तो आपका भी कुछ अच्छा स्कोर जरूर है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? जैसा कि इन्होंने बोला ठीक वैसे ही मेरा भी पहले से ही मैथ सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था और उसमें मतलब पिछले साल मेरे जो कोचिंग का रिजल्ट था उसमें 99 हाईएस्ट था, तो मुझे 100 में 100 लाना ही था कैसे भी। और इंटरेस्ट था और मैथ्स जैसे था बुक में जैसे बनाते गए और लास्ट में जो मॉडल पेपर आता है उसको सॉल्व किए बस। चलिए, आप मॉडल पेपर्स पे चर्चा किए तो उस पर भी हम लोग आएंगे। चलिए, आप ये बताइए अभी का जो पैटर्न है उस पैटर्न में ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं कि 100 क्वेश्चन होता है जिसमें से सिलेक्ट 85 क्वेश्चन बनाना होता है। तो आप ये बताइए कि कैसे एक मॉडल सेट पे, इन्होंने कहा तो मॉडल सेट पे ही आते हैं, क्योंकि इस बीते एक मंथ में आप लोग भी केवल मॉडल सेट और टू द पॉइंट ही पढ़िए, इधर उधर पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, क्या यही?
यही बात है। यस। तो आप ये सजेशन दीजिए, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, इस एक मंथ में क्या पढ़ा जाए और ताकि एक अच्छा स्कोर मैथ में कर सकें। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने किस तरह से मैथ की पढ़ाई की बिल्कुल। इस लास्ट समय में, जब एग्जामिनेशन से 10-20 दिन जो बचे थे उसमें था कि मैंने जितना पहले तो सिलेबस जो जनवरी तक ख़त्म हो चुके थे उसका मैं पूरा फिर से रिवीजन मतलब एनसीईआरटी फिर से दोबारा सॉल्व किया, और हर एक 15 चैप्टर में से सभी का फिर से मैं क्वेश्चन सॉल्व किया, और ये रहा। चलिए, आपका क्या है रमन जी, आपका इस बारे में कहना? जैसा कि आप बोले कि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 1 महीना बाकी है, इसमें और सब सब्जेक्ट का बुक कवर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैथ का किया जा सकता है। अगर मैथ की बात है तो मैथ का सबसे पहले बुक कवर कीजिए, और बुक के बाद अगर सीधा टू द पॉइंट पढ़ना है। इसके लिए बिहार बोर्ड में देखा है तो अगर क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं तो उससे भी एक अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो अगर मैं अपना बताऊँ तो मैं सबसे पहले प्रतिदिन एक क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर के कुछ क्वेश्चंस देखता था, और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों इसी पर निर्भर था। चलिए, इन दोनों की बात सुनकर ये निष्कर्ष निकल रहा है कि अगर आप बीते इस एक मंथ में अगर तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो निष्कर्ष यही निकला है कि आप अगर हम देखिए, आप अगर सीरियस कैंडिडेट होंगे तो आपका बुक ख़त्म ही होगा। क्या, अगर कोई भी सीरियस कैंडिडेट हो तो बुक ख़त्म ही होगा। अब इस एक मंथ में आप मॉडल सेट मारिए। मॉडल सेट में आप, इन्होंने कहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, तो बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन्होंने भी मारा होगा, आप भी मारिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मारने से बहुत ही फायदा होता है। इससे ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। क्या, कॉन्फिडेंस लेवल आपका भी बढ़ेगा, और आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन का क्या लेवल है, वो लेवल को आप देखने को मिलेगा। पहले आप एक बात आप लोग ये भी बताइए कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का जो अलग अलग है, तो ऑब्जेक्टिव को कैसे करते थे सॉल्व किया जाए और एग्जाम में, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत बड़ी बात होती है एग्जाम में, क्योंकि 100 क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव का, और अगर ऑब्जेक्टिव का 100 क्वेश्चन आता है, अगर पर क्वेश्चन अगर 1 मिनट भी देते हैं, अगर विदाउट में अगर आपको ये अगर लग रहा है कि डिसाइड नहीं है कि कहाँ से मैं कौन क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ, तो अगर पर क्वेश्चन आपके 1 मिनट भी देते हैं तो 100 मिनट आपका लॉस हो जाएगा। तो आप लोग कैसे किए क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कैसे किए और सब्जेक्टिव कैसे किए, पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव बताइए। ऑब्जेक्टिव के लिए जैसा कि 100 क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें तो ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन इजी है और सब क्वेश्चन हार्ड ही होते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक नज़र पूरा क्वेश्चन देख लिए, और जो जिसमें मैं 100% कंफर्म था उसको पहले टिक कर लिए। अब अगर इससे 50 प्लस हो जाए, क्योंकि 100 में 50 अगर अच्छे से तैयारी है तो आराम से हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं हुआ 50 तो तब थोड़ा सा उस पर टाइम देते थे, वरना अगर जिसमें कंफर्म है उसको पहले इजी वाला क्वेश्चन को टच कर लेते थे, और ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा टाइम ना देते हुए जो टाइम बचता था उसको सब्जेक्टिव के लिए यूज़ कर लेते थे। चलिए, आपका इस पर क्या वर्क कहना? ठीक वैसे ही जैसे रमन जी ने कहा कि ठीक वैसे ही मतलब फर्स्ट टाइम में है कि 100 ऑब्जेक्टिव को देख लेना है कि इसमें से हमें कौन कौन से सॉल्व करने हैं कि फर्स्ट टाइम में सॉल्व हो जाए, और उसके बाद फिर सेकंड लेवल और थर्ड लेवल मतलब थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा मतलब उस टाइप जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है उसको लास्ट में करना है ऑब्जेक्टिव। मतलब निष्कर्ष ये निकला इन दोनों के अनुसार कि अगर आप ऑब्जेक्टिव को देखते हैं और सब्जेक्टिव को देखते हैं तो पहले ऑब्जेक्टिव को एक बार अच्छे नज़र से देख लीजिए। उसके बाद देखिए, कुछ चैप्टर आप 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की जहाँ तक बात है तो कुछ ऐसा चैप्टर है जिनसे बहुत क्वेश्चन आता है, जैसे त्रिकोणमिति हो गया, 2 चर वाले का एक सारणी होता है, ठीक है, उस सारणी से चाहे त्रिकोणमिति से प्रायिकता का, ये सब क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल रहता है। तो बिल्कुल 100 क्वेश्चन में 100 का 100 हार्ड नहीं होता है। आपको देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सॉल्व करा रहा हूँ, उस सॉल्व में आप देख सकते थे कि 100 क्वेश्चन में 10-20 क्वेश्चन ही हार्ड रहता है। ठीक है, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो आप नॉर्मल आप एक नज़र से अगर पढ़ें तो 50 में 40-45 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है। क्या, और टाइम का एक ये भी रहता है कि एग्ज़ाम में टाइम का मैनेज जो करना होता है, प्रेशर अलग ही रहता है। तो ऑब्जेक्टिव पे तो हम लोग चर्चा कर लिए, अब सब्जेक्टिव पे आपका क्या कहना है? पहले मैथ के लिए। हाँ बिल्कुल, हम लोग मैथ के लिए फिलहाल बात कर रहे हैं, फिर अदर सब्जेक्ट पे भी चलेंगे हम लोग। मैथ के लिए जो सब्जेक्टिव है उसमें अगर 5 नंबर वाले दीर्घ उत्तरीय देखा जाए तो उसमें फिक्स रहता है, जैसे 4 क्वेश्चन, एक ग्राफ आना फिक्स रहता है, एक वर्ड प्रॉब्लम का फिक्स रहता है, और एक हाइट एंड डिस्टेंस का फिक्स रहता है, और एक ज्यामिति से लगभग फिक्स रहता है। तो ये चारों को बढ़िया से, ये चारों चैप्टर मैंने कर लिया था कि ये चारों से आएगा तो बना देंगे। ऐसे और चैप्टर बढ़िया से पढ़े थे, लेकिन मैं एग्जाम में यही चारों क्वेश्चन किया था, बस इस पर ज़्यादा ध्यान दिए। देखिए, इससे बात मैंने जो आपको बताया था वही इनका भी कहना है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। मैंने कहा था कि आपको टॉपर से इंटरव्यू कराता हूँ, वो भी यही बोलेंगे। देखिए, बिल्कुल यही बोल रहे हैं, कोई यहाँ पे फेक बात नहीं हो रहा है, कोई सिखाया नहीं, जो बात है आपको टू द पॉइंट बताया कहा जा रहा है।
आपका इस पे क्या कहना था? जी बिल्कुल वैसा ही है। आपने दीर्घ में कौन कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था अप्रोक्स, लगभग जहाँ तक याद हो? मैं भी वैसे ही एक त्रिकोणमिति का सवाल, और उसके बाद एक माध्यक का सवाल आया था वो, और फिर द्विघात का, और फिर एक रचना आई थी वो बनाया था। चलिए, इनका भी देखिए, इन दोनों के निष्कर्ष से ये निकल रहा है कि बातों से कि अगर दीर्घ में जो पैटर्न है ना बिहार बोर्ड का, प्रत्येक साल लगभग एक ही है कि आप ज्यामिति से देखिए आपका थ्योरम आ ही जाता है क्या, और फिर उसके बाद एक रचना आ ही जाता है, और उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस आता है, ग्राफ आता है। अगर इस चार को कर लेते हैं तो अदर करने की कोई एक्स्ट्रा जरूरत है नहीं। लेकिन आप एक्स्ट्रा में बैकअप के लिए मैथमेटिका को रख लीजिए। इस बार 2023 में माध्य से एक सवाल आ गया था मैथमेटिका से, और फिर आगे अन्य सब्जेक्ट पे भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो अन्य सब्जेक्ट में साइंस का तैयारी आपने कैसे किया था? साइंस का सबसे पहले तो दिसंबर तक पूरा तीनों बुक खत्म कर लिया था। बुक खत्म करने के बाद 1 महीने में उसको रिवाइज किया, और रिवाइज के साथ साथ क्वेश्चन बैंक बनाते जाते थे, और जो भी जहाँ पे डाउट होता था, क्योंकि जो पब्लिकेशंस के आते हैं वो 100% करेक्ट नहीं होते हैं, तो इसके लिए कोई भी क्वेश्चन में अगर जहाँ दिक्कत होती थी सीधा बुक देखते थे, बुक, और बस यही बनाते थे। अगर हम इन्होंने मॉडल पेपर पर चर्चा किया तो आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपने भी मॉडल पेपर सॉल्व किया था? हाँ, मॉडल पेपर तो मैंने भी कौन सा पब्लिकेशन का मॉडल पेपर सॉल्व किया था? हमने तो एमबीडी एग्जामिनेशन गाइड। एमबीडी, आप भी एमबीडी। चलिए, तो एमबीडी पब्लिकेशन का सॉल्व किया था तो कैसे पढ़ते थे थोड़ा, क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट हैं उनका ये डाउट रहता है कि मॉडल पेपर सेट को कैसे सॉल्व करें, उसमें ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है। तो क्या आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक साथ करते थे, या पहले ऑब्जेक्टिव करके हटा लिया फिर सब्जेक्टिव करते थे, या क्या प्रोसेस था आपका? नहीं, मेरा तो तीनों, मतलब जैसे ऑब्जेक्टिव और फिर शॉर्ट आंसर टाइप और फिर लॉन्ग आंसर टाइप, वो तीनों चलता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। जैसे एक चैप्टर में 20 हैं तो ऑब्जेक्टिव तो उसमें से 5 या 7 एक दिन के लिए रखते थे, और फिर शॉर्ट का और फिर लॉन्ग का, ऐसे करके आगे बढ़ते जाते थे चैप्टर में। आपका इस पे क्या? जैसा इनका था वैसा ही, मतलब तीनों एक साथ चल रहा है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। चलिए, मतलब ये लोग का कहना है कि ये लोग तो सीरियस कैंडिडेट है। अगर मान लेते कोई नॉर्मल स्टूडेंट हो तो वो कैसे तैयारी करे इस 1 मंथ में? 1 मंथ में अभी ज़्यादा बुक पर ध्यान न दे के, क्योंकि बिहार बोर्ड मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट करता है, इसके लिए क्वेश्चन बैंक तो कंपलसरी है, क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करे ही। और उसका जो क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने से एक तो होता है कि क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाता है कि किस लेवल तक का क्वेश्चन आता है, और एक है कि वो सॉल्व करते करते आइडिया हो जाता है कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से क्वेश्चन रिपीटेड है, और वो सब पर कुछ ज़्यादा ध्यान रख देंगे तो उससे कुछ और अपना लैंग्वेज बनाकर लिख देने से आ जाता है। चलिए, आपका क्या कहना है? मैं भी वैसा ही सोचा था। मैंने भी प्रीवियस ईयर का सॉल्व किया था, तो उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आ गया था कि मैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अगर आते हैं तो हम बना सकते हैं, इस तरह का कॉन्फिडेंस था। और अगर नॉर्मल स्टूडेंट अभी भी चाह रहे हैं कि ये 1 मंथ के अंदर कर दे, तो उन्हें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आपको जो प्रतिदिन लाइव सेशन कराया जाता है, 8 बजे लाइव आकर पढ़ाया जाता है, तो वो लाइव को आप कीजिए ज्वाइन। ठीक है, बीते 1 मंथ में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। देखिए, इन लोगों का कहना यही है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ये लोग करते थे, तो इन लोग, ये तो एवरेज से अपर लेवल के स्टूडेंट थे, तो आप भी देखिए, ये लोग भी पढ़ते थे, आप भी पढ़ते थे, ये आपसे थोड़ा ज़्यादा पढ़ते होंगे, बस यही से बात है और कुछ खास नहीं है। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट आपका रूटीन क्या होता था? रूटीन ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए टाइम रखे हुए कि इससे, यानी जिस समय जिस सब्जेक्ट में रुचि है, जैसे कि अगर मैथ बनाते बनाते थक गए तो ऐसा नहीं कि अब टाइम टेबल है तो अब फॉलो करना ही। अब मैथ में अब मन नहीं है तो अब मैथ को छोड़कर साइंस या सोशल साइंस पढ़ लेते थे। ज़्यादा टाइम मैथ पर ही देते थे, मैथ और सोशल साइंस पर। आपका क्या इस पे? इस पे तो मेरा जैसा रूटीन था, अपने रूटीन के बारे में पूछा तो रूटीन था कि सुबह जैसे 5 बजे से मेरा क्लास चलता था, तो वो 8 साढ़े 8 बजे तक ओवर होता था। फिर उधर से ही हमें स्कूल भी जाना होता था, और स्कूल से 4:30 के करीब आते थे, और फिर वहाँ से कंटिन्यू कोचिंग ही था मेरे लिए। और उसके बाद शाम 6 बजे आने के बाद करीब 11 बजे तक अपना सेल्फ स्टडी चलता था। क्या सेल्फ स्टडी करना ज़्यादा बेहतर होगा या कोचिंग का नोट्स वगैरह पढ़ना ज़्यादा बेहतर होगा? जनवरी तक तो कोचिंग का नोट्स ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन अब जनवरी के बाद अब जब एग्जाम का 1 महीने हो गया तो अब कोचिंग जाना बंद कर सेल्फ स्टडी करिए, क्योंकि अब ज़्यादा पढ़िएगा, जो पढ़ चुके हैं उसी को अपना स्ट्रांग करिए। जो अब नया चीज़ पढ़िएगा तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होने लगेगा। नया चीज़ पढ़ने का मेरे हिसाब से भी कोई मतलब बनता नहीं है। इस 1 मंथ में आप वही पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर हो। आप लोग ये बताइए कि आपको
ओवरऑल स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन लग रहा है कि अगर कम समय बीते बस एक मंथ बचा हुआ, एक मंथ से भी अब कम समय बचा हुआ है, तो इस एक मंथ में कोई ऐसा सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट है आपके हिसाब से जो कम पढ़ के भी ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है? ठीक है, ताकि देखिए ओवरऑल नंबर सभी सब्जेक्ट को मिलाकर बनता है, कोई एक सब्जेक्ट में बेहतर कर लेने से या 2 सब्जेक्ट में बेहतर कर लेने से होगा नहीं। ठीक है, कोई स्टूडेंट होगा एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट में अच्छा हो सकता है, सभी सब्जेक्ट में अच्छा ना होगा। अगर वो ना भी अच्छा हो तो कोई ऐसा सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट आपके नज़र में जो जिसको कम ध्यान फोकस दे के भी ज़्यादा कर ले, ताकि दूसरे सब्जेक्ट में वो अपना टाइम दे सके, ऐसा कोई सब्जेक्ट आपको लग रहा है? स्कोरिंग सब्जेक्ट को देखें तो मैथ और साइंस लगता है। मैथ और साइंस में मतलब अधिकतर अच्छा स्कोर आ जाता है, 98, 99, 100 मैथ में आ जाता है। तो मेरे लिए तो मैथ, साइंस और सोशल साइंस ये तीनों ज़्यादा स्कोरिंग था। जो लिटरेचर का सब्जेक्ट था उसमें थोड़ा सा रहता था, उसमें उतना नंबर आता भी नहीं है और उतना हो भी नहीं पाता था। चलिए सुधांशु जी, इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा ही है कि मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इतने कम समय में मतलब फार्मूला बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो कर सकते हैं हम लोग, तो कम समय के लिए मैथमेटिक्स ज़्यादा स्कोर करा सकती है। चलिए, इन लोगों का तो मैथ में 100 आया हुआ है, तो इन लोगों को स्कोरिंग सब्जेक्ट लग रहा होगा, लेकिन सभी का अपना अपना अलग होता है। तो ये लोग तो मैथ में 100 लाए हुए हैं, तो इनको लग रहा है। हो सकता है मे भी आपका कुछ और हो, तो आपका जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा आपके हिसाब से होगा। ठीक है, जिनका जिसमें रुचि रहता है वही उनको स्कोरिंग सब्जेक्ट लगता है मेरे हिसाब से, क्योंकि इन दोनों का मैथ में 100 है और इन दोनों को मैथ में रुचि थोड़ा ज़्यादा होगा, इसीलिए इन लोगों का स्कोरिंग सब्जेक्ट लग रहा हो। मे भी आपको मैथ में ज़्यादा रुचि ना हो, फिर भी मैथ में स्कोर किया जा सकता है, बशर्ते इन्होंने बोला है कि अगर सूत्र जो भी हो, फार्मूला बेस्ड जो भी सवाल है, तो उसको अच्छे से अगर आप थ्योरी को रिवीजन कर ले और उस पर सवाल को अभ्यास करें तो अच्छा एक तैयारी किया जा सकता है। चलिए, इनसे जानते हैं कि ये आप लोग खुद को मोटिवेट कैसे करते थे एग्ज़ाम के टाइम में? तो बहुत सारा इस एक मंथ की तैयारी को, मतलब एक ही मंथ बचा हुआ है, इस एक मंथ में ये रहता है कि क्या अगर हम जो पढ़ रहे हैं वो सही दिशा में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट को ये भी डर रहता है कि क्या एग्ज़ाम में हम पास होंगे या अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फैमिली का या समाज का दबाव रहता है कि अगर होता है ना, बिहार से हम लोग हैं, बिहार में ये भी रहता है एक कि अगर हम लोग अच्छा नहीं कर पाए, फलाना का बेटा अच्छा नहीं किया तो बगल वाला अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेगा, ये भी एक अपने आप में रहता है। तो खुद को मोटिवेट कैसे करते थे आप? जैसा कि आप बोले हैं, तो शुरू में तो अगर अपनी बात करूँ तो शुरू में मोटिवेशन सही था मेरा। शुरू में था कि हाँ अच्छा हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते गया, अभी का जैसे सिचुएशन है, 1 महीना पहले तक मुझे लगने लगा कि अब क्या होगा। मुझे ऐसा लगता था कि कुछ पढ़े ही नहीं है, कोई सब्जेक्ट को ऐसे सब्जेक्ट कोई क्वेश्चन का आंसर दे देते थे, लेकिन अगर पहली बार देखे तो लगता था इसके बारे में क्या लिखे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने लगता था। तो ये लाजमी है, सबको होता है। ये सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन हॉल में बैठे एग्ज़ाम देने से पहले कुछ टाइम तक लगने लगता है। तो थोड़ा इससे डिमोटिवेट नहीं होना है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता है, कुछ सब आता है, बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई करते रहिए। और मोटिवेट के लिए बस फैमिली का उतना सपोर्ट था, फैमिली था हमेशा, पापा मम्मी भैया थे, भैया भी सही स्कोर किया हुआ है, वो मुझे बताते रहता था क्या पूछता है कैसे करता है। और मैं जहाँ पढ़ता था वहाँ भी वैसा माहौल था। मतलब कहना ये है कि आप खुद को मोटिवेट करते रहिए, डरिए मत कि जो क्या होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर अच्छे से पढ़े होइएगा तो लाजमी बनता है कि आपके साथ अच्छा स्कोर आएगा। तो आपके सोचने से क्या ऐसा कुछ होगा कि अभी कुछ कम हो जाए? वो तो आप अच्छे से लिखिएगा, अच्छा से मतलब लिखिएगा, एग्जाम दीजिएगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा तो होना ही होगा। अभी आपका काम ये है कि खुद को पढ़ाई के प्रति लगाना, ताकि एक सही दिशा में तैयारी कीजिए। और ऐसा कुछ मत सोचिए कि क्या होगा नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट मुझे कहते भी रहते हैं जो सर कैसे पढ़ें ताकि एक अच्छा कर पाए। तो देखिए, इन लोग से बात करके यही निष्कर्ष निकला है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, मॉडल सेट लगाइए और अप्रॉक्स अभी से भी कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़ाई किया जाए, तभी आप लोग अच्छा कर सकते हैं। वरना आप सोचिएगा कि 1-2 घंटा पढ़कर कुछ कर ले तो आप पास हो जाइएगा, इससे ज़्यादा कुछ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि 8 से 10 घंटा भी अगर प्रतिदिन देते, 8 घंटा बहुत मायने रखता है अगर सीरियस वे में पढ़े तो। चलिए, आपको जल्दी एक अन्य टॉपर से मिलाते हैं। चलिए, धन्यवाद।